एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जी हाँ, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब बेंथम की बात आती है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि बेंथम जूरिस्प्रूडेंस के कौन से स्कूल से रिलेट करते हैं। देखिए, बेंथम ने कहा था दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य की देन है। इसलिए जब हम एनालिटिकल स्कूल पढ़ते हैं तो वहां पर हमको बेंथम का नाम हमको वहां पर सबसे पहले दिखाई देता है। बेंथम को एनालिटिकल स्कूल का प्रोपाउंडर भी कहा गया है, प्रवर्तक यानी कि, और फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस यानी कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल जॉन ऑस्टिन को कहा गया है, जो कि बेंथम के ही स्टूडेंट थे। लेकिन देखिए, जैसा कि बेंथम ने कहा है कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, लेकिन वो स्टेट ये तो कह रहे हैं कि स्टेट लॉ को बना रहा है, पर क्यों बना रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि जब वेलफेयर की बात आ गई, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के कल्याण की बात आ गई, तो बेंथम कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल से भी रिलेट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब हम बेंथम को पढ़ते हैं तो देखिए, बेंथम जूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल के अंदर भी बेंथम का नाम आता है और सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी। अब देखिए, बात करते हैं बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बेंथम के अकॉर्डिंग लॉ किसने बनाया है? लॉ स्टेट ने बनाया है। पर क्यों बनाया है? देखिए, बेंथम हिडोनिज्म, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, हिडोनिज्म से प्रभावित थे और उन्होंने हिडोनिज्म से इंस्पायर्ड होकर के ही अपनी यूटिलिटी थ्योरी को दिया है। हिडोनिज्म का मीनिंग है सुखवाद। सुखवाद क्या कहता है? दैट ह्यूमन हैप्पीनेस इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल, यानी कि जो मनुष्यों की जो खुशी है वो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला सिद्धांत है। एंड सेकेंड, एवरीथिंग इज गुड इफ इट गिव हैप्पीनेस। हर चीज, हर वो बात अच्छी है जो लोगों को सुख प्रदान करे। तो यानी कि कहीं ना कहीं बेंथम इसी सुखवाद की बात अपनी यूटिलिटी थ्योरी में कर रहे हैं। देखिए, बेंथम ने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज यूनिवर्सल हैप्पीनेस। बेंथम कहते हैं कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि का मुख्य काम क्या होता है? राज्य में रहने वाले लोगों को यूनिवर्सल हैप्पीनेस प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल हैप्पीनेस मीन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना। अधिक से अधिक लोग, वो कहते हैं कि राज्य जो विधि बना रहा है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना रहा है, बल्कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों के कल्याण की बात हो रही है, उनके वेलफेयर की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जो बेंथम का जो बर्थ है वो 1748 में लंदन में हुआ था, और बेंथम ने अपने टाइम पीरियड में इतने सारे जो वहां पर जो भी लेबर्स थे उनके लिए, और हम कह सकते हैं कि वहां पर जितने भी सोशल रिफॉर्म के काम करने थे बेंथम ने अपने टाइम पीरियड में की हैं। इसीलिए उनके टाइम पीरियड को बेंथम युग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल हैप्पीनेस की। बेंथम ने कहा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाना ही राज्य का कार्य है। और वो राज्य कैसे कर रहा है? राज्य विधि बना करके, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, राज्य को ऐसी विधि बनानी चाहिए जो लोगों के कल्याण की बात करे, लोगों के वेलफेयर की बात करे। देखिए, अब ये जो गोल ऑफ हैप्पीनेस है, ये जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं उसके 4 गोल हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम। फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस, सेकंड अबंडेंस, थर्ड इक्वलिटी, फोर्थ सिक्योरिटी। यानी कि देखिए, पहली बात उन्होंने कह दिया है कि आजीविका के निर्वाह, यानी कि राज्य इस प्रकार की विधियां बनाए। देखिए, राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको आजीविका उसकी अच्छे से हो, वो अपना जीवन अच्छे से बिताए। तो सबसे पहले तो उसकी हैप्पीनेस इसी बात में है, और राज्य को ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को पूरी तरीके से आजीविका के साधन मिल सके। सेकंड, प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब हर चीज प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब जितनी नीड है उतनी मिलनी चाहिए। देखिए, जैसे हम बात करते हैं खाने की, हम यदि बात करें कि लोगों की भूख को शांत करना है, तो भूख का मतलब उन्हें भरपेट खाना मिले। तो यहाँ पर अबंडेंस का मीनिंग हो गया कि लोगों को प्रचुर मात्रा में जो वो चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त हो। थर्ड, इक्वलिटी।
इक्वलिटी, यदि हम किसी भी राज्य में रह रहे हैं और हम सबके साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा तो हम लोगों को कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। एंड फोर्थ वो बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का देखिए मतलब है सुरक्षा। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सबकी सुरक्षा हो। अब देखिए मैंने जितने चारों जो पॉइंट बताए हैं ये किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हित की बात नहीं है, एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये राज्य में रहने वाले ज्यादातर सभी लोगों की हैप्पीनेस की बात यहाँ पर आ रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मान लिया कि किसी जगह पर कोई चोर है। अब यदि हम उस चोर की बात करें तो उसका जो हैप्पीनेस है वो किसमें होगा? उसका हैप्पीनेस होगा चोरी करने में, लोगों को नुकसान पहुंचाने में, लोगों की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने में। लेकिन बाकी सब लोगों का हैप्पीनेस किस बात में है? सिक्योर तरीके से रहने में। तो इसका मतलब ये हो गया राज्य, देखिए राज्य ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात कर रहा है और जो व्यक्ति इस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसको राज्य के द्वारा पनिशमेंट भी दिया जाएगा। बेंथम की थ्योरी जो है वो दो वर्ड पे फोकस करती है, दैट इज प्लेजर एंड पेन, यानी कि सुख और दुख। अभी देखिए मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने सुखवाद पर अपनी थ्योरी को बेस किया है, आधारित किया हुआ है। तो देखिए बेंथम ये कहते हैं कि स्टेट जो लॉ बना रहा है उसका मेन पर्पस ही यही होता है कि वो राज्य में रहने वाले लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करे। प्लेजर मीन्स जब वो उनके वेलफेयर की बात करेगा, उनके प्रोग्रेस के बारे में बातें होंगी, उनके डेवलपमेंट के बारे में बातें होंगी, उनके राइट्स का अच्छे से प्रोटेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्लेजर, मतलब हर वो काम जिससे लोगों को खुशी मिले वो सारी चीजें प्लेजर में आ जाएंगी। सब हर अच्छी बात प्लेजर के अंतर्गत आ जाएगी। और वहीं पर बेंथम कहते हैं कि साथ ही साथ लोगों के पेन को भी रिमूव करना, लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करना और लोगों के पेन को रिमूव करना, ये स्टेट लॉ बना करके इन सब कामों को करेगा। उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही है कि ये जो हम पेन एंड प्लेजर की बात कर रहे हैं इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी गणना की जा सकती है, जिसके ऊपर काफी एक लंबा वीडियो बन सकता था, तो वो मैं आपको अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगी। लेकिन इस कैलकुलेटर को उन्होंने क्या नाम दिया है? उसे वो फिलोसॉफिक कैलकुलस या फिर उसको यूटिलिटेरियन कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। देखिए बेंथम एक इकोनॉमिक्स का एक रूल है जो हम सबने सुना होगा, अहस्तक्षेप नीति, यानी कि लेजर फेयर के पूरी तरीके से सपोर्टर थे। लेजर फेयर का नियम कहता है कि राज्य को व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मानना यह था कि जब राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने कल्याण की बात खुद ही करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बेंथम व्यक्तिवादी थे और वो व्यक्तिवादी उपयोगितावाद की बात करते थे। देखिए यहां पर हमें यह क्लियर हो गया है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है। और क्योंकि बेंथम ने उपयोगितावाद को बहुत अच्छे से बताया है इसीलिए इन्हें फादर ऑफ यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, यानी कि उपयोगितावाद का जनक भी बेंथम को कहा जाता है। अब देखिए बेंथम के बारे में मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि बेंथम में एक ही व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे गुण थे और बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर बताई जाती हैं। जैसे बेंथम एज ए फिलोसफर, बेंथम एज ए जूरिस्ट एंड बेंथम एज अ सोशल रिफॉर्मर। देखिए सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं कि बेंथम एज अ फिलोसफर, तो बेंथम की जो अभी हमने थ्योरी देखी, तो देखिए उस थ्योरी में हमें क्या पता लग रहा है कि बेंथम ने प्लेजर एंड पेन की बात की है, यानी कि बेंथम सुख और दुख पर अपने विधि के सिद्धांत को आधारित कर रहे हैं। अब जब सुख और दुख की बात आ गई तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बिल्कुल उन्होंने फिलॉसफी की बात की है। ठीक है। सेकंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेंथम एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो मैंने भी आपको बताया भी कि बेंथम ने अपने टाइम पीरियड में लेजिस्लेशन में सुधार की बात की। उन्होंने बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म के लिए आवाज उठाई, उन्होंने लेबर्स के लिए, उन्होंने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके वेलफेयर के लिए जब उन्होंने कहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। और जो थर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेंथम इज अ जूरिस्ट, तो नॉर्मल सी बात है, बेंथम लोगों के वेलफेयर की बात तो कर रहे हैं
पर राज्य द्वारा बनाए गए विधि के नियमों के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं वो मेन विधि की बात कर रहे हैं, वो मोरालिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो कस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेंथम पूरी तरीके से जो है वो लॉ पे जब फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया कि बेंथम एक जूरिस्ट भी थे। जूरिस्ट तो है ही है वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम ये देख सकते हैं कि बेंथम ने पूरा अपना जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो राज्य द्वारा बनाए गए विधि के नियम को लोगों के उपयोग, लोगों की भलाई, लोगों के कल्याण के साथ में जोड़ा है। बेंथम ने जो आपराधिक विधि से संबंधित जो नियम थे उनमें भी सुधार की बात की है। उन्होंने न्यायालयों की पोजीशन में सुधार की बात की है। देखिए बेंथम के टाइम पीरियड में क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे पनिशमेंट के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बहुत बड़े बड़े पनिशमेंट दे दिए जाते थे। तो बेंथम ने ये कहा कि नहीं, न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देते समय सारी सिचुएशन को देखना चाहिए। सारी सिचुएशन मीन्स उसका मतलब ये आ जाएगा कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसकी उम्र क्या है, सेकंड क्या रीजन थे कि उसने अपराध किया, अपराध करने से जो जिस भी पर्सन के साथ में गलत हुआ है उसको कितना नुकसान पहुंचा है ना, अपराध करने के पीछे अपराधी का उद्देश्य क्या था। यानी कि बेंथम का कहना यह है कि सारी सिचुएशंस को देखने के बाद, समझने के बाद ही किसी अपराधी को अपराध की प्रकृति के अनुसार ही दंड प्रदान करना चाहिए। बेंथम ने जेलों की पोजीशंस को सुधारने पर भी विशेष बल दिया है। देखिए हम जब बात करते हैं आपराधिक विधि की, तो वहां पर जब दंड के सिद्धांत की बात आती है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी कि सुधारात्मक सिद्धांत। बेंथम कहते हैं कि जेल की दशाओं में सुधार होना चाहिए और अपराधियों के साथ में यातना पूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। मीन्स अपराधियों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि जेलों को यातना गृह की जगह सुधार गृह बनाना चाहिए, जिससे कि जब कोई भी अपराधी अपनी सजा काटने के बाद में जब वहां से निकले तो वो एक सदाचारी व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति बन सके और समाज में रह करके वो भी अन्य व्यक्तियों की तरह से अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। तो उन्होंने कहा कि अब ये सुधार कैसे हो सकेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि जेलों में धार्मिक प्रवचन की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोग अच्छे से कहीं ना कहीं जितने भी अपराधी हैं वो बहुत सारे अच्छे संस्कार, बहुत सारी अच्छी चीजों को सीख सके। तो कुल मिलाकर के जो हमारा कंक्लूजन निकल करके यही आता है कि देखिए बेंथम ने विधि को लोगों के वेलफेयर से पूरी तरीके से रिलेट किया है। वो लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं, लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में फिर भी कुछ आलोचनाएं, देखिए हम सभी जानते हैं कि आलोचनाएं तो हर व्यक्ति की होती हैं, तो बेंथम की भी आलोचना हुई है, जिनमें से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो देखिए बेंथम की ने जो वर्ड यूज किए हैं सुख और दुख, इसकी सबसे कड़ी आलोचना हुई है। और विधि शास्त्रियों का कहना यह था कि पेन एंड प्लेजर की बात करके ऐसा लगता है जैसे बेंथम की थ्योरी लीगल कम फिलोसॉफिकल ज्यादा लगती है, मतलब ये दर्शन शास्त्र की तरफ ज्यादा चली जाती है। और सेकंड, जैसे कि बेंथम ने कहा कि जेलों की दशा में सुधार होना चाहिए या जेलों को यातना गृह बनाकर सुधार गृह बना देना चाहिए। तो देखिए हम वहां ये तो कह सकते हैं कि यातना ना हो, लेकिन एटलीस्ट यदि किसी अपराधी ने जिस तरह का अपराध किया है उसको कहीं ना कहीं बहुत हार्डली पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी कि ये जो सुधार की बात आती है ये उन तक तो सीमित है जिन्होंने पहली बार अपराध किया हो या जो बहुत इमोशनल नेचर के हों। यदि हम बिल्कुल जो क्रिमिनल यानी कि जो गंभीर किस्म के अपराधी हैं उन पर ये सुधार वाली जो बात है वो बिल्कुल भी सही नहीं बैठती। पर फिर भी यदि हम लास्ट में कंक्लूड करें तो हम यही कह सकते हैं कि बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा गया है और बेंथम का जो कंट्रीब्यूशन है वो जूरिस्प्रूडेंस में अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा उपयोगितावादी सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।